लेट्स कीप ट्राइंग टू डू ओन बेस्ट एंड कीप इग्नोरिंग द रेस्ट। तो हमने डिफ्रेंसिएशन देख लिया था, तो डिफ्रेंसिएशन के कुछ फॉर्मूले वापस रिकॉल कर लें। चलो अच्छे से लिख देता हूँ, थोड़ी सी राइटिंग सुधार के लिखूँ यहाँ पे अच्छे से। तो यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये लो, तो हमने डिफ्रेंसिएशन के, चलो जैसा भी लिखा हुआ है समझ में आना चाहिए, डिफ्रेंसिएशन के फॉर्मूले देख लिए थे। क्या क्या आए थे फॉर्मूले, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। डी बाई डी एक्स साइन एक्स का कितना आया था, कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का कितना आया था, माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स टेन एक्स का कितना आया था, सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स सेक एक्स का कितना आया था, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक, डी बाई डी एक्स इनके भाई कॉसेक एक्स, ये कितना आता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और डी बाई डी एक्स कॉट एक्स ये कितना आता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स लॉग एक्स ये कितना आता है, 1/x। डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स ये कितना आता है, ई की पावर एक्स। अच्छा एक चीज़ है, जैसे मान लो अगर ऐसा आ जाए डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स, तो इसको बताया था ना क्या होता है, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। लॉग कुछ नहीं लिखा, मतलब यहाँ पे आप बेस क्या मानोगे, ई बेस, तो यहाँ पे ई बेस मान लो। डी बाई डी एक्स अगर मान लो आ जाए लॉग ए बेस पर एक्स, तो इसका क्या कर सकते हैं हम, हमें पता है प्रॉपर्टी, इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स लॉग ई एक्स, और नीचे भी हम लिख सकते हैं लॉग ई बेस पर ए, क्योंकि हमें पता है प्रॉपर्टी क्या पता है कि अगर कभी भी ए बी लिखा हुआ तो इसको आप लिख सकते हो लॉग ए एट एनी बेस सी अपॉन लॉग बी एट सेम बेस सी। तो इसको मैं अगर ये कांस्टेंट है तो 1 अपॉन लॉग, ये देखो ई बेस पर ए, और अंदर क्या बचा डी बाई डी एक्स लॉग ई एक्स बचा, इसका तो 1/x होता है। अब इसको क्या हो जाए लिख सकते हैं हम लॉग ए बेस पर ई, और इसको देखो 1/x, तो कितना आ गया लॉग ए बेस पर ई अपॉन एक्स। समझ में आ गया ना। यहाँ पे मैंने क्या किया उसको बता देता हूँ। तो एक तो ये रूल आप देख लो, ये तो होता ही है, इसके साथ ही एक ये भी होता है कि अगर कभी लॉग एम एन लिखा हो, यहाँ पे मान लो एम लिखा हुआ है ना, तो उसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन लॉग एन एम एम एन, मतलब यहाँ पे उल्टा हो जाता है, नीचे ले जाते हैं, तो इस चीज़ का यूज करके हम ऊपर ले गए उसको। ठीक, तो ये आप लॉग के प्रॉपर्टी ये वाले याद रखना। समझ में आ गया ना। तो डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले और भी फॉर्मूले देखे थे क्या, अच्छा एक्स की पावर एन का देखे थे, तो डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन कितना आता है बताओ, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो ये फॉर्मूला भी हमने देख रखा है। ठीक, तो इतने काफ़ी हैं। अब हम ये देखेंगे मैक्सिमा और मिनिमा। तो मैक्सिमा एंड यहाँ पे चलो एम अच्छे से बना देता हूँ ना, थोड़ा अच्छा दिखे, बेचारा बेचारा एम बिगड़ गया। तो ये लो, ये मेरा रहा ये पेन, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है ना। तो होता है ऐसे मान लो और कोई भी कर दो, जैसे कोई भी ग्राफ अगर ऐसा बना हुआ है, ये अपना कौन सी एक्सिस है, ये अपनी है एक्स एक्सिस और ये अपनी है वाई एक्सिस, यहाँ पे अपना ओरिजिन है। ठीक है ना। और ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। हमें पता है कि जब हम y डैश निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, एफ डैश एक्स, या इसी को क्या बोला जाता है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स, या इसी को क्या बोला जाता है, डी वाई बाई डी एक्स, चाहे जो नाम आप इसका बोलो। ये होती क्या है, किसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हम निकालते हैं उस पर स्लोप होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे निकालूँ तो यहाँ पे स्लोप देखो मेरी कैसी है, यहाँ पे ऐसी जा रही, ऐसी इस तरीके से, है ना। अगर मैं इस वाले पॉइंट पे ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट पे निकालता तो ये कुछ ऐसी जाती, सही बात है, ऐसे इस पॉइंट पे निकालता तो ऐसी जाती। अब आप पहले ये देखो कि निगेटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप और जीरो स्लोप क्या होती है। तो हमने पढ़ा था कि जैसे आप ये कोई यहाँ पे मान लो स्लोप इस वाले पॉइंट पे निकाल लें, तो ये लाइन ये जिस एंगल से होती है इसको क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन क्या बोलते हैं इसको, इंक्लिनेशन एंगल। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है ना। और जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का हम tan ले लेते हैं तो इसको क्या बोल देते हैं, स्लोप बोल देते हैं। ठीक है। अब आप एक बात बताओ मुझे, ये जो tan थीटा की वैल्यू है, थीटा अगर मेरा 0 से लेकर के कहाँ तक है, 90 तक है, तो मेरा tan थीटा पॉजिटिव होता है,
टेन थीटा क्या होता है, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब थीटा अगर मेरा 0 से लेकर 90 है तो स्लोप क्या होगी मेरी, पॉजिटिव होगी। और अगर 90 से ज़्यादा हो जाए, अगर थीटा मेरा 90 से ज़्यादा हो जाए तो एम मेरा क्या हो जाएगा बताओ, निगेटिव, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है, निगेटिव। तो 90 से ज़्यादा एंगल पर देखो ये वाला एंगल कितना है, ये वाला अपना यहाँ से मेजर करेंगे हम। एंगल कहाँ से मेजर करते हैं, पॉजिटिव एक्सिस से, इस डायरेक्शन से। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला, इसका वाला एंगल, यहाँ से देखो ये चीज़ 90 से ज़्यादा चला जाएगी। आप इसको अगर खींच दो तो इसका कहीं यहाँ पे आएगा, तो ये एंगल 90 से ज़्यादा हो गया, ठीक है। और अगर स्लोप मान लो थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए तो एम कितना हो जाएगा, एम कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। मतलब स्लोप क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी, है ना। स्लोप कितनी हो जाएगी देखो, नॉट डिफाइंड। यहाँ पे एम कितना आ जाएगा, अगर थीटा अगर इन्फिनिटी है तो एम कितना हो जाएगा, टेन 90 कितना होता है, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। समझ में आ गया ना। तो स्लोप का कुछ माहौल आपने ऐसे देखा, जैसे अपन ने कोई ग्राफ ऐसे बना दिया, यहाँ पे मेरा कौन सा एक्सिस था, एक्स एक्सिस था, और ये वाला कौन सा एक्सिस था, वाई एक्सिस था, यहाँ पे ओ था। तो इस पॉइंट पर देखो स्लोप ऐसे है, ठीक है ना, और इस पॉइंट पर स्लोप देखो ऐसे है, और इस पॉइंट पर स्लोप देखो ऐसे इस तरीके से इसका है। तो इसका इंक्लिनेशन क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि इसका एंगल देखो थीटा कितना हो गया, 90 से ज़्यादा हो गया। तो ये एम कैसा होगा इसका, निगेटिव, यानी इस लाइन का स्लोप कितना होगा, निगेटिव। इस वाले का क्या होगा, एम, पॉजिटिव। इस वाले का भी एम, पॉजिटिव। और इस वाली लाइन का जो इस तरह की लाइन है, जहाँ पे हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एम कितना होगा, 0, क्योंकि थीटा देखो एंगल कितना बन रहा है इससे। अगर ये पैरेलल है तो एक्सिस से पैरेलल लाइन का एंगल कितना होगा, अगर लाइन इस तरफ से देख रहे हैं तो 0 होगा, और लाइन का डायरेक्शन ऐसा है तो थीटा कितना ले लेंगे, 180 ले लेंगे। और tan 180 भी 0 होता है, और थीटा बराबर अगर 0 हो, थीटा अगर यहाँ पे 0 अच्छे से लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा 0 बेचारा टेढ़ा हो गया है यहाँ पे। तो अगर मेरा थीटा 0 हो जाए, 0 डिग्री, तो भी tan 0 कितना होता है, 0 ही होता है। tan 180 भी 0 होता है। तो ऐसी स्लोप को हम क्या बोलते हैं, जीरो स्लोप। क्या बोलते हैं, स्लोप। अब स्लोप देखो क्या होती है, स्लोप इक्वल टू होती है tan थीटा, इसको हम m लिखते हैं, इसको क्या बोला जाता है, dy/dx। तो अगर थीटा आपका 0 हो जाए, थीटा अगर 0 है तो dy/dx का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, 0 हो जाएगा। इतना आप समझ गए ना। तब हम मैक्सिमम मिनिमम की तरफ बढ़ेंगे, है ना, धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो जैसे मान लो ये अपना ग्राफ था यहाँ पे, अब कोई भी ग्राफ है आप देखो, तो ये जो पीक्स मिल रहे हैं अपन, ये छोटे छोटे, यहाँ पे देखो छोटे 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 छोटे, ऐसे यहाँ पे भी छोटे 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 ये पीक्स मिल रहे हैं ना यहाँ पे। इसको अगर हम ये पॉइंट का नाम दे देते हैं, ए दे देते हैं, बी दे देते हैं, सी दे देते हैं, डी दे देते हैं, है ना। यहाँ पे अपना बी है, ये मेरी एक्स की वैल्यू हो गई, यहाँ पे वाई हो गया, यहाँ पे ओ हो गया। तो इस पर कुछ वैल्यू मिल रही थी, ये जो वैल्यू मिलती है यहाँ पे मान लो हमें मिल गया y1, ठीक है, y1। यहाँ पे कुछ मिल गया, मान लो ये वैल्यू y2, इस वाले पे कुछ मिल गया, ऐसे, है ना, ऐसे इस वाले कुछ मिल गया। तो इसको देखो, ये अपने लोकल में मैक्स, इधर की वैल्यू से इस वाले वैल्यू से इस वाले वैल्यू से, मतलब अपने पड़ोसी से, मतलब अपने नेबर से, नेबर की स्पेलिंग NABOU, नेबर्स। तो नेबर्स से क्या है, ये ज़्यादा है ना, ये वाली वैल्यू इस दोनों पड़ोसी से ज़्यादा है। इसको इसीलिए क्या बोल देते हैं, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। ऐसे ये क्या हो गया अपने आप में, ये वाला लोकल मिनिमा, ठीक है ना। तो इस वाले जो पॉइंट, जिस पॉइंट पे मिल रहा है, मतलब x बराबर b पे मिल रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है ना, मिनिमा। और इस वाले को क्या बोल देते हैं, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। इसका नाम क्या था, लोकल, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, क्योंकि इसमें आस पड़ोस से अपना ज़्यादा वैल्यू। ऐसे यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब मान लो ओवरऑल अगर सबसे जो कोई ज़्यादा हो जाए, जो सबसे ज़्यादा हो, उसको ग्लोबल बोल देते हैं, ग्लोबल। अब सबसे ज़्यादा है तो ग्लोबल मैक्सिमा, और अगर सबसे कम है तो क्या हो जाएगा, आप समझ गए होंगे, ग्लोबल मिनिमा। समझ में आ गया ना। इसको थोड़ा सा अच्छे से मैं लिख देता हूँ, ग्लोबल को, ये ग्लोबल लिखा हुआ है, ये ग्लोबल अच्छे से लिख देता हूँ, है ना। तो ग्लोबल अच्छे से लिख देते हैं ना, तो ये हो जाएगा अपना, ये ग्लोबल और ग्लोबल
मिनिमा। ये क्या होते हैं पता चल गया ना, जो ओवरऑल सबसे ज़्यादा वैल्यू रखे ग्लोबल मैक्सिमा। जैसे एग्जांपल अगर मैं देखता हूँ आगे, ठीक है, जैसे मान लो ये कोई ऐसा है, कोई ग्राफ वैसे ऐसे बना, चलो इसको अच्छे से बना देते हैं अपन, थोड़ा ज़्यादा ही मैंने बिगाड़ दिया है ना, थोड़ा कम बिगाड़ता हूँ, प्यार से ले जाता हूँ ऐसे स्मूथली, ठीक। ये कोई ग्राफ बना हुआ है भाई, ये अपना एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो आप यहाँ पे देखो इस वाले पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू मिल रही है, भले मैक्सिमम मिनिमम जैसा ऐसा शेप नहीं बन रहा, लेकिन मिनिमम वैल्यू यहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे देखो बी है, यहाँ पे अपना सी ले लेते हैं, ये अपना कोई भी ले लो, ये वाला ऐसा डी ले लेते हैं, यहाँ पे या ई ले लेते हैं, और यहाँ पे कहीं एक्स बढ़ा होगा तो यहाँ पे एफ ले लेते हैं, ठीक है ना। अब आप इसमें देखो ना, कहीं भी देखो जहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम मिलता है वहाँ पे स्लोप कितनी हो जा रही है, जहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम मिल रहा है वहाँ पे स्लोप क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। तो क्या हम इससे ये बोल सकते हैं कि जहाँ पे एफ डैश एक्स का वैल्यू, यही तो होता है स्लोप, मतलब डी वाई डी एक्स 0 हो जाए, तो इसको सॉल्व करने से एक्स के जो वैल्यू मिलेंगे, सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स, वो क्या हो सकते हैं, या तो देखो यहाँ भी 0 है, मतलब लोकल मैक्सिमा पे भी 0 है, ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है अपना, और ये वाला कितना है अपना लोकल मिनिमा का है, समझ में आ गया ना। तो मतलब ये हुआ क्या, लोकल मैक्सिमा पे देखो दोनों ही सिचुएशन में एफ डैश एक्स कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, यहाँ पर भी एफ डैश एक्स कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब किसका डी वाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसके पहले देखो ये वाला कैसा आएगा, इसमें ये इसका एंगल आप अगर यहाँ से मेजरमेंट करो तो ये 90 से क्या आएगा, छोटा आएगा, तो मतलब इसकी स्लोप मतलब एफ डैश एक्स का वैल्यू कैसा आ गया, पॉजिटिव, और इसके बाद एफ डैश एक्स का वैल्यू आ जाएगा इसमें नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव से मतलब यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ एफ डैश एक्स, यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ है ना, थोड़ा सा बिगड़ सा गया बेचारा, इसको अच्छे से लिख देते हैं। तो अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव से निगेटिव हो जाए, पॉजिटिव से क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए, फिर से ये बिगड़ रहा है, कोई बात नहीं, मैं सिर्फ +2 माइनस लिख देता हूँ ना। तो पॉजिटिव से निगेटिव में क्या दिख रहा है आपको, आप तो दिमाग चलाओ, अगर एफ डैश एक्स प्लस से माइनस हो जाए, देख लो प्लस से माइनस हो जाए, तो वहाँ पे लोकल मैक्सिमा मिलता है, सही बात है ना, या आप मैक्सिमा भी बोल सकते हो, वहाँ पे हमें एक मैक्सिमा मिलेगा। और अगर इसमें देखो निगेटिव है, फिर यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप हो गई, तो अगर निगेटिव से पॉजिटिव हो जाए, निगेटिव से पॉजिटिव, तो क्या मिलेगा हमें, लोकल, या सिर्फ लोकल ना बोल के आप मिनिमम भी बोल सकते हो, उसको मिनिमा भी बोल सकते हो सिर्फ, है ना। तो ये होते हैं मिनिमा या मैक्सिमा, समझ में आ गया ना, मैक्सिमा मिनिमा। तो इसमें हम अब मान लो कोई एग्जांपल लेते हैं, कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एफ एक्स दिया हुआ है x² - 3x + 2, अब बोला पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा निकालो, तो एफ डैश एक्स निकाल देंगे, तो कितना हो जाएगा 2x - 3, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या कर देंगे, मैक्सिमा या मिनिमा के लिए 0 कर देंगे। तो मेरा x यहाँ से कितना था, 2x - 3 इक्वल टू 0, देख लो एफ डैश एक्स को 0 करेंगे ना मैक्सिमा मिनिमा के लिए, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स का 0, तो 2x - 3 इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया मेरा 3/2। अब ये पॉइंट कौन सा है, लोकल मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो इसमें हम किसका साइन चेक करेंगे, 2x - 3 का। तो आप ये खुद देखो ना, इसको हम x - 3/2 लिख सकते हैं, 2 लिख के एफ डैश एक्स को। अब आप खुद बताओ, अगर ये 3/2 है यहाँ पे, अब 3/2 के कम वैल्यू डालोगे तो निगेटिव आएगा, ज़्यादा पे ज़्यादा आएगा। तो देखो 3/2 पे एफ डैश एक्स का साइन निगेटिव से पॉजिटिव हो गया, और अगर निगेटिव से पॉजिटिव हो गया तो स्लोप कुछ ऐसी रही होगी, निगेटिव से पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या मिल गया होगा 3/2 पे लोकल मिनिमा, ठीक है ना। इसके लिए सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट भी करते हैं, तो उसको मैं क्यों होता है उसका रीजन तो बताऊंगा, तो समझ में नहीं आएगा, भूल भी जाओगे। आप ये जान लो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट होता क्या है। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट उस पर ये चेक करते हैं, अगर कोई मैक्सिमा वाला है तो एफ डबल डैश एक्स का जो साइन होगा वो आ जाता है <0, और अगर मिनिमा है तो वहाँ पे एफ डबल डैश एक्स का साइन क्या आ जाता है, <0। इसका क्या मतलब है कि एफ डैश एक्स का वापस एक बार डिफ्रेंसिएशन, या एफ एक्स का 2 बार डिफ्रेंसिएशन, ठीक है ना। तो आप देखो एफ एक्स का हमने जब एक बार डिफ्रेंसिएशन किया था तो हमें ये मिला था,
अगर हम यहीं पे एफ डबल डैश एक्स कर दें तो इसका डिफरेंशिएशन 2 आ जाएगा, इसका ये तो ये कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। और अगर ये पॉजिटिव मिल रहा है तो इस वाले पॉइंट पर भी पॉजिटिव होगा क्योंकि कॉन्स्टेंट ही है, वो भी पॉजिटिव है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, मिनिमा। अगर मैक्सिमम वाला होता तो यहाँ पे क्या मिल जाता हमें, बताओ, निगेटिव। जैसे और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। सॉरी, यहाँ पे 0 नहीं, मतलब ये फंक्शन है कोई, ठीक। अब इसका बोले कि लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू निकालो, तो क्या करेंगे हम, एफ डैश एक्स निकाल देंगे, तो कितना हो जाएगा, माइनस 2x माइनस 4, सही बात है। अब एफ डैश एक्स को 0 करते हैं तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा, तो माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो 2x इक्वल टू कितना, 4, तो x इक्वल टू माइनस 2। अब ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम मिनिमम कौन डिसाइड करेगा, एफ डबल डैश एक्स। तो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू हम देखते हैं, तो एफ डबल डैश एक्स यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, इसका एक बार और डिफरेंस माइनस 2, तो निगेटिव आ गया। निगेटिव अगर आ गया इसका क्या मतलब है, अगर ये एफ डबल डैश एक्स निगेटिव है तो ये कौन सा हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। समझ में आ गया ना, अगर एफ डबल डैश एक्स का साइन निगेटिव आए तो मैक्सिमा होता है। और अगर बोले कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू का मतलब होता है वैल्यू ऑफ एफ एट दिस पॉइंट एक्स इक्वल टू माइनस 2 पे इसकी वैल्यू निकाल दो, मतलब एफ ऑफ माइनस 2 मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, निकाल लेते हैं। तो देखो -4 प्लस 8 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, 5, मतलब इस वाले के लिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये समझ में आ गया ना। इस तरीके से आप मैक्सिमम मिनिमम का उपयोग यूज कर सकते हो। जैसे और कोई क्वेश्चन कर लेते हैं, एफ एक्स दिया हुआ है 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। अब इसमें बोला कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम निकालो, सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो पहले एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं जिससे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम या मिनिमम हो सकते हैं। 3 त्रिकाई 9 एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1। अब इसके रूट्स निकालते हैं, चलो एफ डबल डैश भी निकाल लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगी। तो 9 दूनी 18x माइनस 8, रूट्स कैसे निकालते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा 9x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरा x कितना हो जाएगा, सीधा 4 लगा देते, तो माइनस b प्लस माइनस जो 10th में पढ़ा था b स्क्वायर माइनस 4ac 4 नहीं 36 अपॉन 18। तो क्या हो जाएगा 8 प्लस माइनस, इसमें देखो 100 तो 10 अपॉन 18। अब माइनस साइन लो तो क्या आ जाएगा -2 तो 1/9 और प्लस साइन लो तो कितना 1। तो हमें फैक्टर क्या मिल गए, x प्लस 1/9 और x माइनस 1। समझ में आ गया ना, इक्वल टू 0, यानी x के 2 वैल्यू आ गए, x इक्वल टू माइनस 1/9 x इक्वल टू 1। अब इस पर हम साइन चेक करेंगे इसका, एफ डबल डैश माइनस 1/9, इसका देखो माइनस 18/9 माइनस 8, तो कितना आ गया, लेस देन 0। मतलब ये पॉइंट ऑफ x इक्वल टू माइनस 1/9 क्या है, ये पॉइंट ऑफ क्या होगा, मैक्सिमम है मिनिमम, तो मैक्सिमम, क्योंकि एफ डबल डैश क्या आ गया, निगेटिव आ गया, ठीक है ना। ऐसे ही 1 पे चेक करते हैं, तो 1 पे पॉजिटिव दिख रहा है, एफ डबल डैश 1 इक्वल टू 18 माइनस 8, तो कितना आ गया, एफ डबल डैश 1 पॉजिटिव, तो 1 कैसा हो गया बताओ, तो मतलब x इक्वल टू 1 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है ना। अब इसमें देखो जो एफ एक्स दिया हुआ था 3x क्यूब माइनस 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, यही ना, देख लो, हाँ यही है। अब आप इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो। मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी, x इक्वल टू 1 पे, तो f1 मिनिमम, तो 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 1, देखो -2 तो -6 माइनस, तो -3। अब मैक्सिमम कब आएगा, x इक्वल टू कितना, -1/9 पे, तो एफ मैक्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ मैक्स बराबर f माइनस 1/9, तो वैल्यू कितना जाएगी, 3 इंटू 1/9 का क्यूब हो जाएगा, तो 9 कितना आएगा, 9 कम 9 9 72 729, वो भी क्यूब है तो माइनस आ जाएगा, -4 गुणे 1 कितना 81 माइनस 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 प्लस 1/9 -1। इसको आप एलसीएम वगैरह ले करके देखो, काट देते हैं कितना, 3 दूनी 6, 1 बजा 3 चौको 12 3 तिकाई 243, तो एलसीएम भी कितना आएगा 2। यहाँ पे आगे कर लेता हूँ मैं, चलो यहीं पे कर लेता हूँ, तो आगे एलसीएम लेके कर सकते हैं ना, वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल लोगे वैल्यू, निकाल लोगे ना, एलसीएम भी तो लेना, कर देंगे ना, बन जाएगा। तो आप एलसीएम लेकर के यहाँ पे फाइनल वैल्यू निकाल सकते हो, निकाल लोगे। तो इस तरीके से आप, चलो निकाल लेता हूँ मैं,
तो देखो LCM कितना है 243, यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे देखो 4 और 3 बार जाएगा तो 4 नहीं 12, ठीक है, प्लस 9 में डिवाइड करोगे इसको तो 9 दूनी 18, तो कितना 9 दूनी 18 और 8 6 9 27, फिर यहाँ पे माइनस का देखो 1 है तो 1 में कितना 243, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर लो आप, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी, देखो लो 243 डिवाइड भी हो रहा है ना, 243 ऊपर भी है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके आप वैल्यू निकाल लो, तो कितना आ जाएगा निकाल लेते हैं चलो। तो 243 और ये देखो ये 13 है, वो भी ऐड हो जाएगा, 243 में 13 ऐड कर दो तो 3 3 6 4 1 5 और 2, इसमें 27 सब्ट्रैक्ट होगा तो 16 में से 7 गए 9 और 4 में से 2 गए 2, 229, तो -229/243 ये वैल्यू आ जाएगी आपकी मैक्सिमम और ये मिनिमम। देख लो ये क्या वैल्यू है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पे कोई इंटरवल दिया होता कि x = -1 से 2 में, -1 to 2 या ऐसे कुछ दिया होता, यहाँ पे अगर ऐसा दिया होता कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इन गिवन इंटरवल x बिलोंग्स टू 2 से 5, ऐसा कुछ दिया होता, तो हम क्या करते, बाउंड्री पे वैल्यू निकालते। तो देखो ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाते हैं अब हम देखें तो, क्योंकि -1/3 इसमें है नहीं, ये कुछ बड़ा इंटरवल मान लो दिया होता है यहाँ पे कि जिसमें ये भी आ जाते हैं, कुछ अगर इंटरवल हम बड़ा लेते हैं यहाँ पे ना, यहाँ पे मैं ये इंटरवल दिया है आपको यहाँ पे -5 to 6, तो हम क्या करेंगे देखो बाउंड्री पे, अब हम बाउंड्री पे भी वैल्यू चेक करेंगे अगर हमें मैक्सिमम निकालनी है तो f(-5) भी निकालेंगे, f(6) भी निकालेंगे, और जो ओवरऑल मैक्सिमम होगा उसको मैक्सिमम बोल देंगे और जो ओवरऑल मिनिमम होगा तो उसको मिनिमम बोल देंगे, अगर ये कंडीशन दी हुई है, नहीं तो फिर अपना मैक्सिमम मिनिमम तो आ ही है। तो इस तरीके से आप मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हो, आसान है, कर लेंगे ना, ठीक। अब हम शुरू करते हैं इंटीग्रेशन, ठीक। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे अपने डिफरेंशिएशन किया ना, तो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, आप ऐसे समझ लो डिफरेंशिएशन है ना, तो बायो में जो आप समझोगे तो इससे आपको काम चल जाएगा। रिवर्स प्रोसेस ऑफ, जैसे हमें पता है कि dy/dx अगर किसी चीज़ का मान लो gx आ रहा है, तो इंटीग्रेशन बोलता है कि इसका इंटीग्रेशन, ये dx इधर मल्टीप्लाई हो गया तो dfx, अब आप इंटीग्रेशन का साइन लगा दो तो ये बोलता है कि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा gx dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा fx प्लस c लगाते हैं क्योंकि इसकी लिमिट नहीं दी हुई है, तो लिमिट अगर नहीं दी हो तो +c लगाते हैं, ठीक है ना, +c लगाते हैं। इसको भी समझो, जैसे मुझे पता है x⁴n का अगर मैं निकालूँ, x⁴ मेरा, रुको अभी थोड़ा देर रहने देते हैं इसको ना, थोड़ी देर अपन प्रैक्टिस करते हैं पहले, ठीक। तो देखो ये देखो, अगर आपको पूछना है x² का इंटीग्रेशन बताओ, मान लो ये निकालना, तो पहले आप एक काम करो, मुझे पता है x³ का डिफरेंशिएशन बताओ कितना होता है, बताओ 3x², इसका मतलब 3x² का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x³, मतलब x² का अगर मैं इंटीग्रेशन निकालूं तो x³/3 आ जाना चाहिए, सही बात है ना। तो यहाँ पे अगर मैं x⁴n का निकालता तो यहाँ पे x⁴n+1/n+1 होना चाहिए, तो ये भी सही बात है। अब हम कांस्टेंट टर्म की बात कर रहे थे, तो आप मुझे बताओ जैसे x³ + 3 लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन भी कितना होगा 3x², x³ + 4 लिखा हुआ है तो इसका इंटीग्रेशन भी कितना होगा 3x²। इसका मतलब 3x² का जो इंटीग्रेशन है वो x³ + 3 आ जाएगा, और 3x² यहाँ भी आया तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बताओ x³ + 3 आ जाएगा, x³ + यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो है तो एक ही चीज़, लेकिन ये वाला पार्ट समझ में आ रहा है। तो कांस्टेंट टर्म देखो चेंज हो सकता है, इसीलिए कांस्टेंट टर्म अगर चेंज हो सकता है तो हम इसीलिए क्या लिख देते हैं, सी लिख देते हैं कि कांस्टेंट टर्म कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल अपना ये आएगा, तो इसलिए कांस्टेंट टर्म आता है, आप समझ गए होंगे इसको। तो यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, इंडेफिनिट में +c लगा देते हैं, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा अपना x³/3 + c, क्योंकि यहाँ पे एक पावर देखो x⁴n का x⁴n+1/n+1, समझ में आ गया ना इस तरीके से। तो आप कुछ फॉर्मूले, जैसे मान लो हमें पता है dy/dx ऑफ sin x क्या होता है बताओ cos x, तो cos x का
इंटीग्रेशन हो जाता है क्या, साइन एक्स। ये साइन, ये वाला इंटीग्रेशन का साइन होता है, ये डी एक्स ऑपरेटर हो गया, जैसे यहाँ पे ऑपरेटर डी एक्स है, ठीक है ना। डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, ये होता है क्या, साइन एक्स, ठीक। तो साइन एक्स का माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ पे इंडेफिनिट है, लिमिट नहीं लगी है ना, प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे आप अगर साइन इसमें चेंज कर दो, ये वाला माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस सी आएगा तो प्लस सी लिख दो, प्लस सी डैश, सी डैश मतलब कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। तो ये वाले आप इंटीग्रेशन थोड़ा सा ध्यान में रखना। क्यों आए, कहाँ से, यहाँ से रिवर्स प्रोसेस, डी बाई डी एक्स टेन एक्स, इसका कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का आप अगर इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टेन एक्स प्लस सी। ऐसे ही डी बाई डी एक्स, एक मिनट, चलो आगे कर लेते हैं ना। डी बाई डी एक्स सेक एक्स, इसका क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स कितना हो जाएगा बताओ। यहाँ पे थोड़ा कोष्टक बेचारे के ऊपर घुस गया है ना, उसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं अपन, ये वाला। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बताओ, सेक एक्स प्लस सी, सही बात है। ऐसे ही डी बाई डी एक्स कॉट एक्स कितना होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस सी। प्लस सी इसमें थोड़ी आता है, वो तो इंटीग्रेशन में आता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं इसमें करूँ कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। जैसे कि स्क्वायर एक्स का क्या था, प्लस टेन एक्स प्लस सी, इसका माइनस में आता है। ऐसे ही हमें पता है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, इसका क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो अगर आप इंटीग्रेट करोगे किसको, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स को, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाता है बताओ, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ऐसे ही डी बाई डी एक्स, ये सारे आपको याद रखना है, ये सारे याद रखना, ठीक है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ हमें पता है लॉग एक्स, इसका कितना होता है, वन बाई एक्स, ठीक है ना। इसीलिए वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस सी। इंडेफिनिट में सी लगा देते हैं, डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स, इसका तो ई पावर एक्स ही होता है, तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस सी, मतलब से भी सेम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। और कौन बचा, लॉग एक्स वाला, डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स, ये होता है कितना, ए की पावर एक्स लॉग ए। इसका मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे करूँ ए की पावर एक्स लॉग ए का क्या करूँ, इंटीग्रेशन, तो क्या आना चाहिए, ए की पावर एक्स। अब ये कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म को हम ऐसे बाहर ले सकते हैं, तो ए की पावर एक्स अपॉन ये कांस्टेंट टर्म देखो यहाँ पे बाहर आ जाएगी। मतलब आप कभी भी एफ एक्स के साथ कुछ कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले सकते हो, समझ में आ गया ना, बाहर ले सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे बाहर ही निकला होगा क्या, लॉग ए की पावर एक्स प्लस सी के इक्वल। तो यहाँ पे आप ए की पावर एक्स का अगर निकालोगे तो ये जो बाहर निकला वो कहाँ पे चला जाएगा, डिवाइड में, तो लॉग ए प्लस सी। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक। ये भी आप ध्यान में, ये वाला ध्यान में, ये तो फॉर्मूला है तो आपको याद ही है, ठीक। तो इस तरीके से आप इंटीग्रेट कर सकते हो। इसमें कुछ मैंने और रूल बताया है, जैसे मान लो अगर आपको पता है कि एफ एक्स का आपका इंटीग्रेशन मान लो जी एक्स दिया हुआ है, तो आप बोल सकते हो यहाँ से कि एफ ए एक्स प्लस बी, इस चीज़ का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, जी ए एक्स प्लस बी अपॉन ए हो जाता है। क्यों होता है उसका रीजन सुनो, रीजन मतलब इसमें एग्जाम्पल दो, जैसे मान लो साइन 2x प्लस 1 का, यहाँ पे लीनियर है, ये चीज़ पूरी लीनियर है, रेखीय बहुपद है, ए एक्स प्लस बी लीनियर है ना। इसका क्या होना चाहिए, cos 2x प्लस 1 माइनस के साथ, लेकिन साथ में x का कोफिशिएंट कितना 2 से डिवाइड हो जाएगा।
तो रीजन देखो, रीजन क्या है। तो अगर मुझे पता है एफ ए एक्स प्लस बी का अगर मुझे निकालना है, ठीक है ना, तो मैं इसको अगर मैं टी मान लूँ, ए एक्स प्लस बी को क्या मान लूँ, टी मान लूँ, तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट करूँ दोनों साइड, तो ए एक्स के रेस्पेक्ट, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स। इसका मतलब ये हुआ, अब मैं ऑपरेटर अपना देखो टी में वेरिएबल चेंज कर रहा हूँ मैं, तो मुझे ये वेरिएबल पूरा एक्स वाला बदलना पड़ेगा। तो मेरा क्वेश्चन देखो, अगर मैं इसको माना था आई, तो आई मेरा कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ टी। अब ये भी डी टी के टर्म में, तो ये देखो डी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी ए डी एक्स, देख लो ए डी एक्स होगी क्या, हाँ सही बात है, डी टी की वैल्यू ए डी एक्स हो जाएगी, सही बात है ना। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, रुको इसको मिटा देता हूँ मैं, फिर बता देता हूँ ना, कोई कन्फ्यूजन ना आ जाए आपको, इसलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ फिर से, देखो ठीक, फिर से बताता हूँ। मैं ये बोल रहा था कि इसको हमें इंडिकेट करना, तो हमने क्या मान लिया, ए एक्स प्लस बी को टी माना, जिससे कि ये अकेले हो जाए, तो ये तो हो गया देखो इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी। अब ऑपरेटर देखो बदलना पड़ेगा मुझे, एक्स यहाँ पे डी एक्स और डी टी लाना पड़ेगा, तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको। तो अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करो तो ए इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, तो यहाँ से देखो तो डी एक्स, ए डी एक्स तो डी टी के बराबर है, ए डी एक्स तो डी टी है, तो डी एक्स कितना आएगा, सिर्फ डी एक्स, खाली डी एक्स, तो डी एक्स मेरा कितना आ जाएगा डी टी अपॉन ए, तो यहाँ पे आ जाएगा देखो डी टी अपॉन ए। अब 1 अपॉन ए कॉन्स्टेंट तो बाहर हो गया, तो यहाँ पे आ गया एफ टी डी टी। अब एफ टी डी टी क्या लिखा है हमने जी टी, तो हो जाएगा जी टी अपॉन ए प्लस सी। आज टी कितना है ए एक्स प्लस बी, तो जी ए एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। समझ में आ गया ना, तो ये अपना आ गया, देख लो यही तो आता है, प्रूफ हो गया कि ये इसका इंटीग्रेशन जी एक्स प्लस ए अपॉन, तो ए से डिवाइड हो जाता है। जैसे मान लो अगर कभी ऐसा लिखा हो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, तो इसका तो हमें पता है कितना होता है tan एक्स प्लस सी। और कभी ऐसा आ जाए सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा हमेशा, बताओ tan ए एक्स प्लस बी सेक स्क्वायर समथिंग अपॉन, लेकिन ए से भी डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ गया ना। जैसे आपको लिखा है मान लो e की पावर 2x माइनस 3, ठीक, तो क्या हो जाएगा इसी रूल से, क्या हो जाएगा e की पावर 2x माइनस 3 अपॉन 2 प्लस सी। सही बात है, समझ में आ गया ना। ये तो हो गया अपना इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक। तो आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन समझ गए होंगे, तो उतना आप नीट के लिए उतना काफ़ी है। अब आपके बाद आता है डेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन जो नीट के लिए ज़रूरी है। डेफिनिट का मतलब पता है क्या होता है, अगर ए से बी आपका एफ एक्स हो जाएगा, मतलब ये है कि मान लो एफ एक्स का इंटीग्रेशन आपको दे रखा है जी एक्स के इक्वल, तो एफ एक्स इसी सेम ये आ जाता है जी एक्स, लेकिन इसका आप लिमिट लगा देते हैं ए से बी, तो कितना हो जाता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये अपन वैल्यू डाल देते हैं। जैसे मान लो और कोई एग्जांपल ले लूँ मैं इसको बताने के लिए, एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है मुझे 2 से लेकर 4 तक, ठीक। तो क्या करूँगा मैं, इसको इंटीग्रेट कर दूँगा, तो मुझे पता है एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा। अब इसकी लिमिट और लगा देंगे डेफिनेट में, तो अपर लिमिट पर वैल्यू तो 4 का क्यूब बाई 3 माइनस लोअर लिमिट पर वैल्यू तो 2 का क्यूब बाई 3। समझ में आ गया ना। तो देखो 1/3 कॉमन हो गया, 4 क्यूब कितना 4 16 64 माइनस 2 क्यूब 8, तो 14 में से चाहिए 8 से 14 में से 8 गए 6 56/3, तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो इसको क्या बोलते हैं हम, डेफिनिट इंटीग्रेशन। समझ में आ गया ना, डेफिनिट इंटीग्रेशन, इसको क्या बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो नीट के लिए इतना काफ़ी है डेफिनिट इंटीग्रेशन। इसके बाद आता है देखो एरिया अंडर कर्व, क्या आता है एरिया अंडर द कर्व, मतलब ये रहेगा कि जैसे कोई अगर ऐसा मान लो दिया हुआ है, कोई ऐसा दिया हुआ है कोई फंक्शन, तो ये ऐसे है, ठीक। इसका ग्राफ है अपना एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स है, ये वाई बराबर जी एक्स है, ये अपना ए पर है या बी पर है। तो एरिया अंडर कर्व पता क्या बोलता है, ये होता है ए से बी, एरिया अंडर कर्व ये वाला एरिया, ये हो जाएगा ए से बी ऊपर वाला माइनस नीचे वाला का इंटीग्रेशन। समझ में आ गया ना, अप माइनस डाउन, मतलब इसको और अच्छे समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये है, अब आपसे पूछे कि इसके बीच का एरिया निकालो, ये वाला, यहाँ पे ए दिया है यहाँ पे बी दिया है, ये अपना एफ एक्स है, ये अपना वाई एक्सिस है, ये अपना कौन सी एक्सिस है एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा दिया हुआ है आपको कभी भी, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा अपर
अपर कितना है y बराबर एफ एक्स, लोअर कितना है ये वाला एफ एक्स बराबर 0, देख लो y बराबर 0 ही तो है एक्स एक्सिस, तो -0 कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा a से b एफ एक्स डी एक्स। समझ में आ गया ना। तो ये होता है एरिया अंडर कर्व, है ना। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो अगर आपको y इक्वल टू दिया हुआ है x और पूछा है कि 3 से लेकर 4 में x इक्वल टू 3 से टू 4 में हमें एरिया अंडर कर्व निकालना है, एरिया अंडर कर्व निकालना है, ठीक है ना। तो निकाल लेते हैं। तो हमें पता है कि अगर मैं y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाऊँ तो मेरा y ऐसा आएगा। अब एरिया कर्व 3 से लेकर 4 तक, तो x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4, तो ये वाला एरिया कितना हो जाएगा 3 से 4, तो एरिया कितना हो जाएगा ये वाला एरिया, ये बोल दो 3 से 4 एफ एक्स डी एक्स, तो x और डी एक्स मतलब x का कितना एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका 3 से 4, तो क्या लिमिट कैसे रखते हैं, कांस्टेंट को तो बाहर ले सकते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 16 में से 9 गए 7, तो 7/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। और किस में आएगा स्क्वायर यूनिट में, सही बात है स्क्वायर यूनिट। तो इस तरीके से आप ये सीख गए, ठीक। तो आप क्या करो, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो जिसमें क्या क्या है अपना डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और एरिया, ऐसी चीज़ों की आप क्या कर लो प्रैक्टिस कर लो। और मैक्सिमम मिनिमम वाले भी देख सकते हो, है ना, मैक्सिमा मिनिमम। तो मैक्सिमम मिनिमम क्या करते हैं, डी/डी 0 करते हैं, फिर x के वैल्यू आ जाते हैं, उसमें हम f डबल डैश का साइन चेक करते हैं, अगर ये पॉजिटिव आए तो मिनिमा होता है, और अगर निगेटिव आए तो मैक्सिमा होता है। ये सारी चीज़ें हमने देख रखी हैं, ठीक। तो इतना काफ़ी है बायो वालों के लिए, है ना। तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, और डाउट्स आए अगर तो आप व्हाट्सएप में पूछ लो, कमेंट कर दो वहाँ पे, जैसा मन करे, आपकी लाइफ आपकी चॉइस, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आप सबका दिन शुभ हो।